हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूडेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सेक्शन 2021 का है, डेली शाम 4 बजे, क्योंकि 2021 का हमने कंप्लीट कर रखा है। ये दूसरा है क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में पेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो पेपर 1 या 2 या 3 दिन में इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो वही ये दूसरा सेक्शन है, जिसमें कि 2021 का आपको कंप्लीट, यानी कि जो पेपर हुआ है दूसरा वाला, उसका 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला करके आप एवरेज देखेंगे, हर पेपर में 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और 13 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन छोड़ के। तो मिला करके आपको 18 से 20 क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे, डेली शाम 4 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों तक। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हमारा पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से आगे पूछ सकता है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। उदासीनीकरण का नहीं है मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया हमें पता होनी चाहिए। जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे लवण बनता है, जो कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया जानी जाती है। तो यहाँ पे अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। अम्लीयता, जब जैसे खाना ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पेट में एसिड रिलीज होने लगता है, जिसके लिए हमें क्षार, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन जो क्षार युक्त हो, यानी कि एसिड को लवण में कन्वर्ट करते रिएक्ट करके, तो वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। चींटी जब काटती है तो वहाँ पे एसिड रिलीज हो जाता है, यानी कि फार्मिक एसिड हमारे बॉडी में चला जाता है। वहाँ पे बेकिंग सोडा जब यूज़ करते हैं तो वो लवण बन जाता है और हमें आराम मिलता है। और यहाँ पे मृदा का अनबुझे चूने द्वारा उपचार करना, तो मृदा जब एसिडिक, यानी कि अम्लीय वर्षा जिसे बोलते हैं, अम्लीय वर्षा होने की वजह से मृदा भी अम्लीय हो जाती है, तो वहाँ पे अनबुझे चूने द्वारा उपचार किया जाता है। लेकिन आयरन पर जिंक पर परत चढ़ाना, ये उदासीनीकरण का जो अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि आयरन जो होता है एयर और वाटर नमी से रिएक्ट करके वो जंग लगने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वहाँ पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो जंग से बच सके। तो यहाँ पे ये उदासीनीकरण का रिएक्शन नहीं है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि मतलब कि बढ़ता क्रम, यानी कि कोई भी धातु है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर या सबसे कम टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए इन सभी ऑप्शन में। तो आपको पता है पारा जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में पाया जाता है, तो इसका तो टेम्परेचर बहुत कम है, रूम टेम्परेचर पे ही पारा पाया जाता है। तो सबसे कम जो है ये यहाँ पे पारा फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो चाहिए होगा लोहा के लिए चाहिए होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब लोहे से कोई औजार बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा का होना चाहिए लास्ट में। लोहा यहाँ पे दो ऑप्शन में सेकंड और थर्ड में दिख रहा है, तो सेकंड तो वैसे ही हमारा ख़त्म था, फर्स्ट और थर्ड ही था, क्योंकि पारा सबसे कम होता है। तो थर्ड में ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, पारा, एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, नीचे दिया गया कौन सा कथन ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। तो आपको पता है जो ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है, एक बाहरी, एक बीच का और एक सबसे नीचे वाला। ठीक, तो सबसे बाहरी जो होता है वो नीला रंग का होता है, जो बीच का होता है वो पीला रंग का होता है, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो काले रंग का होता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है नीले का, फिर उसके बाद बीच वाले का, और सबसे कम होता है एकदम नीचे वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नीले वाले का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में 3 धातुओं के विभिन्न विलयनों से अभिक्रियाओं के प्रकार को निरूपित किया गया है। तो यहाँ पे 3 धातु दिए गए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट से ये रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट जो मिला है उसके आधार पर हमें बताना है कि धातु की जो मतलब कि उसका रिएक्टिविटी क्रम है वो कैसा है।
तो यहाँ पे ए बी सी, ए जो है आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो कोई अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, यानी कि आयरन को हटा नहीं पा रहा है, वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कापर को हटा पा रहा है। तो आयरन से तो वो कम रिएक्टिव है, लेकिन कापर से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब दूसरे में जिंक सल्फेट से तो ज्ञात ही नहीं हो पा रहा, तो ख़त्म कर देंगे। बी की देखेंगे तो बी किसी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे बी जो होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ए से तो ये कम हो गया, ठीक है, बी जो हो गया कम हो गया, लेकिन सी की देखेंगे तो वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो आयरन को विस्थापित कर पा रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे सी जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो ए है आयरन को विस्थापित नहीं कर पा रहा था, लेकिन सी आयरन को विस्थापित कर पा रहा है। तो यहाँ पे सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद ए रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद बी सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया। नीचे दिए गए किन प्रकटों के पास में रखी गई द्विक सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो यहाँ पे एक सेल है, जो वायर्स हैं उनको इन अलग अलग लिक्विड में डुबोया गया। अब ये पहला लिक्विड में डुबोने के बाद क्या रिएक्ट करेगा, यानी कि जो द्विक सूचक सुई है विक्षेपित होगी या नहीं। तो विक्षेपण का मतलब क्या है कि जब उसमें करंट फ्लो होगा तो सुई विक्षेपित होगी, करंट फ्लो नहीं होगा तो विक्षेपित नहीं होगी। और करंट फ्लो होने के लिए जो लिक्विड होगा उसमें फ्री आयंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आसुत जल होता है उसमें मिनरल तो होते ही नहीं, केरोसिन जो होता है और चीनी का लवण, तो इसमें फ्री आयंस होते नहीं हैं। तो लवण का जो विलयन होगा इसमें फ्री आयंस होंगे, जिससे कि सुई विक्षेपित होगी। और थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए हैं, सेकेंड में केवल 3 ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रबड़ वाहक और शैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनते हैं। तो कौन से तत्व के ऑक्साइड से, तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों ही अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के कांटेक्ट में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के कांटेक्ट में आता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं के तत्व जो होते हैं ऑक्साइड से मिल करके क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो आपको पता है ये 500 ml और 2L धारिता आपको भटकाने के लिए दिया गया है। लिक्विड कोई भी हो, वहाँ पे जहाँ पे जैसे ग्लास है या बाल्टी है, कहीं पे भी आप लिक्विड रखेंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक, तो इसका मतलब वो हर किसी का, चाहे वो थाली में रखिए चाहे कहीं भी, उसका शेप ले रहा है। तो चाहे वो नीचे हो या फिर साइड में हो, वो हर जगह पे अपना दाब लगा रहा है। तो यहाँ पे सभी दिशाओं में वो अपना दाब लगाएगा। थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। तो एयर के रेस्पेक्ट में देखें तो पानी जो है वो डेंसर है और एयर क्या है, रेरर है। यानी कि रेरर मतलब कि वो विरल है और पानी क्या है, सघन है। तो जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे इस तरीके से समझेंगे, ये क्या है, रेरर है और ये क्या है, डेंसर है। तो डेंसर में जब जाता है तो वो लंब के पास आता है, और जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो वो लंब से दूर भागेगा। तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, वो दूर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जाने पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो लंब के पास ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वेग में वृद्धि नहीं, आवृत्ति में वृद्धि। एक बात और जानेंगे, उसकी आवृत्ति सेम रहेगी, चाहे वो रेरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेरर में, आवृत्ति सेम रहेगी। तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसका तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, इसका तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में दिक्कत है, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि नहीं रहेगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, अंजना ने 2 अभिन्न साइज के 2 गुट के लिए, इनमें से एक एल्यूमिनियम तथा दूसरा लेड का बना था।
उसने इन्हें एक एक करके जल में डुबोया। नीचे लिखे कथनों में कौन सा सही है? तो उसने 2 गुटके लिए थे, एक एल्यूमिनियम का, दूसरा लेड का, ठीक है। तो उसने पानी में भी डुबोया। अब यहाँ पे दिया गया है एल्यूमिनियम पर कार्यरत उत्प्लावन बल लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल से कम है, ठीक है। तो जो उत्प्लावन बल होता है वो न तो सामग्री, चाहे आप एल्यूमिनियम का लीजिए या फिर लेड का लीजिए, सामग्री पे डिपेंड नहीं करता, न तो वो आयतन पे डिपेंड करता है, न तो वो घनत्व पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है पानी के विस्थापन पे कि कोई भी वस्तु है वो पानी को कितना विस्थापित कर पा रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इन पे उत्प्लावन बल बराबर होंगे। तो यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? तो चक्रवात बनने के लिए जब दाब कम हो जाएगा और जो वेग होगा, एयर का वेग होगा वो हाई हो जाएगा, तब चक्रवात बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे निम्न दाब और उच्च वेग कहाँ पे है? थर्ड में है। थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में रात भर रखी गई पानी की भरी 2 बोतलें जिनमें एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की है। हरी बाहर निकालता है, इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस मापता है। नेक्स्ट दिया है कि कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या होगा? तो यहाँ पे चाहे वो कांच का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो प्लास्टिक का बॉटल हो, सेम टेम्परेचर होगा। अगर रूम में भी रख दिया गया है तब भी, अगर वो फ्रीज में रख दिया गया है तब भी, क्योंकि आपको पता ही है कि वो सभी उतना ज़्यादा टाइम रहने के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि सबका टेम्परेचर जो होगा सेम हो जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का पदार्थ हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, कांच हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि जो कांच का बॉटल है उसका भी 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर आएगा लगभग, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे, मतलब कि जैसे हथौड़े से मारते हैं तो द्रव से भरे बर्तन को और द्रव से आधे भरे बर्तन को मारा गया। तो ये आपका दिया हुआ है। आर दिया है कि बर्तन से भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है, बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब कि एक द्रव से भरा बर्तन हो और एक द्रव से खाली बर्तन हो, मतलब कि उसमें कुछ भी भरा नहीं गया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा हथौड़े से मारने पर? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्वनि खाली बर्तन उत्पन्न करेगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे दोनों तो सही हैं, लेकिन व्याख्या कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दिया गया है कि एक बर्तन है जिसमें आधा भरा द्रव है और दूसरा पूरा भरा द्रव है, उसको हथौड़े से मारा जा रहा है। लेकिन दूसरे में बताया जा रहा है कि आवाज़ कौन सा ज़्यादा करेगा, एक ज़्यादा भरा हुआ और एक ज़्यादा जो एकदम खाली है। तो ये दोनों अलग अलग बातें की जा रही हैं, भले ही एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? सेकेंड सही व्याख्या नहीं करता है, तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, वायु, चीनी, दूध, CO2, समुद्र का पानी। तो यहाँ पे मिश्रण के समुच्चय को बताना है, कोई 2 या 3 का मिश्रण नहीं है, बहुत सारी मतलब कि पदार्थ का मिश्रण है। तो वायु जो होता है वो कई सारे गैसों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसों का मिश्रण है। चीनी जो होता है वो बहुत सारे मिश्रणों का समुच्चय नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, वायु, ठीक है। दूध में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। साबुन का झाग होता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। मृदा जो है उसमें भी बहुत मिनरल्स वगैरह का मिश्रण है। समुद्र का पानी भी बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो
आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।